आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय। इसके अंतर्गत हम लोगों ने वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में पढ़ लिया, जो 1757 से 1813 के बीच हुआ, जिसमें पूंजी बनाया गया, स्रोत के रूप में देखा गया भारत को। अब दूसरा पार्ट में आता है 1813 से 1858 तक। इसको हम कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद, जिसमें अपना वो औद्योगिक विकास करता है भारत के सहारे से। पहले भाग वाणिज्यिक पूंजीवाद में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम चरण में कैसे आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति और प्रशासनिक नीति को बदल करके भारत का शोषण किया गया। लेकिन अब दूसरे औद्योगिकरण की दूसरे चरण अर्थात उपनिवेशवाद का दूसरा चरण, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है, इसके अंतर्गत कैसे देखेंगे राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सामाजिक बदलाव करके किस प्रकार भारत को लूटा गया। तो पहला है राजनीतिक नीति में कैसे बदलाव किए गए। तो राजनीतिक नीति में दो प्रकार के बदलाव किए गए। पहला, बाहरी सीमा को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए उनसे पड़ोसी देशों से युद्ध किया गया। और दूसरा, स्थानीय राज्यों पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध द्वारा मराठा पर, आंग्ल सिख युद्ध द्वारा पंजाब पर, हड़प नीति द्वारा व्यापक सिद्धांत जो कहते हैं, इसके द्वारा जो वैसे राज्य जिसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे उनको अपने में मिला लिया गया, विलय कर लिया गया, हड़प लिया गया मतलब। तो ये द्वितीय चरण में हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय चरण में ब्रिटिश राजनीतिक नीति। कारण क्या है? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल बनाने की इच्छा, इसके लिए भारत में से कच्चे माल, पूंजी बाजार आदि प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य है द्वितीय चरण का ब्रिटिशों का। नीति की विशेषता क्या थी? इसके अंतर्गत ब्रिटेन द्वारा बाहरी सीमा को सुरक्षित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तथा भारत के आंतरिक भागों में स्थित राज्यों को जीतने व हड़पने की नीति अपनाई गई। पहला इसी के अंतर्गत युद्ध के अंतर्गत पढ़ते हैं कि भूटान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान से युद्ध किया। तो कैसे किया? तो पहला आता है एंग्लो भूटान युद्ध या भूटान संबंध। ये इसके अंतर्गत द्वार का युद्ध होता है। भूटान भारत के सिक्किम, असम से जुड़ा हुआ क्षेत्र या देश था। यहाँ के उपद्रवी लोग भारतीय असम क्षेत्र में व्यापार को बाधित करने का प्रयास करते थे, जिससे 1863 ईस्वी में ब्रिटेन ने एल्गिन द्वारा शांति दूत भूटान भेजा, जिसे भूटान ने अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद 1864 ईस्वी में भूटान के स्थानीय समूहों ने परंपरागत हथियारों के साथ ब्रिटेन से युद्ध किया। इस युद्ध को द्वार का युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध का समापन 1865 ईस्वी में हुआ सिंचुला की संधि के द्वारा। द्वार एवं देवनागरी पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया, मतलब ब्रिटिश जीत गए। फिर आता है आंग्ल नेपाल युद्ध। इसका कारण क्या था? तो नेपाल का दक्षिण में स्थित तराई क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। ब्रिटेन द्वारा बिहार व अवध की सीमा को सुरक्षित करना चाहता था कि दूसरे मतलब राज्यों का आक्रमण बिहार और अवध पर न हो, क्योंकि वो इस समय अपने राज्य को स्थापित कर रहे थे अच्छे से, तो उनको इसलिए। इसका घटनाक्रम क्या है? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल से युद्ध किया। 1814 से 16 के बीच यह युद्ध नेपाल में मजबूती स्थापित करने के लिए किया गया। अमर सिंह थापा नेपाली सेनापति की युद्ध में मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने युद्ध को जीत लिया। संधि क्या हुई? सुगौली की संधि के नाम से इसकी संधि हुई 1816 ईस्वी में। सुगौली पूर्वी चंपारण में है। कमाऊ और गढ़वाल व सिक्किम, ये तीनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने मिला लिया इन तीनों क्षेत्रों को, और नेपाल ने इन क्षेत्रों से अपना अधिकार समाप्त कर लिया। अंग्रेजों ने बदले में वार्षिक सहायता देने को स्वीकार किया। अंग्रेजों ने नेपाल में ब्रिटिश रेसिडेंट भेज दिया मतलब। उसके बाद आता है आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण क्या था? तो ब्रिटेन और बर्मा एवं भारतीय पूर्वोत्तर सीमा के क्षेत्र में निरंतर इमारती लकड़ी प्राप्त करना चाहते थे।
फ्रांसीसी इंडोनेशिया से वर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश कर सकते थे, अतः ब्रिटेन सीमा को सुरक्षित करना भी चाहते थे। तो इस युद्ध के द्वारा प्रथम वर्मा युद्ध में 1824 से 26 के बीच हुआ, जिसमें आंग्ल वर्मा युद्ध कहा जाता है। वर्मा के राजा पराजित हुए इसके अंतर्गत और संधि के लिए बाध्य हो गए। संधि का नाम था यंडाम्बू की संधि। संधि द्वारा वर्मा और ब्रिटिश का प्रभाव समाप्त हुआ और पूर्वोत्तर सीमा सुरक्षित हो गई। असम, मणिपुर, नागालैंड पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। फिर इसके बाद द्वितीय बर्मा युद्ध होता है, जो 1852 में, इसमें लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। इसका कारण था कि डलहौजी की साम्राज्यवादी अर्थात विस्तारवादी नीति। इसका घटनाक्रम है कि डलहौजी ने लकड़ी व्यापार के लिए बाजार के उद्देश्य से वर्मा पर 1852 में अभियान किया। राजा पगन मीन युद्ध में हार गए। युद्ध के पश्चात पगन मीन के जगह भिंडन मीन को वर्मा का शासक बना दिया गया। उसके बाद तीसरा युद्ध होता है 1885 में। इसका कारण है कि वर्मा के नए शासक थीबो फ्रांस के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाना चाहते थे। घटनाक्रम इसका है कि अंग्रेजों ने वर्मा पर अभियान कर बाजारों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। फ्रांस का व्यापार वर्मा में समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर 1885 से 1935 तक वर्मा पर ब्रिटिश अधिकार बना रहा। 1935 की अधिनियम द्वारा वर्मा से ब्रिटिश भारत से स्वतंत्र कर दिया गया। आंग्ल तिब्बत संबंध क्या है? तो उसके बाद आंग्ल और तिब्बत के बीच युद्ध हुआ 1904 में। इसका कारण था कि तिब्बत के सीमा नेपाल युद्ध के पश्चात ब्रिटेन से सीधे जुड़ गई। ब्रिटेन और रूसी खतरे के कारण तिब्बत सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन के समय यंग हसबैंड का अभियान 1904 में तिब्बत में हुआ। तिब्बत ने जल्द ही हार स्वीकार कर लिया और लहासा की संधि हुई 1904 में ही। इस संधि के द्वारा रूसी खतरे को निजात मिला। तिब्बत में रूस के संबंध नहीं रखने का आश्वासन दिया। तिब्बत को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए 25 वर्षों तक क्षतिपूर्ति के रूप में देने को बाध्य किया गया। इसके बाद आता है आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का कारण क्या था? तो रूसी खतरे के विरुद्ध सीमा सुरक्षित रखना चाहते थे। ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन करना चाहते थे, अर्थात ऑकलैंड चाहता था कि जो कोई दूसरे पर शंका है कि कोई राज्य हम पे आक्रमण करेगा तो उससे पहले ही उसको आक्रमण करके जीत लो, तो इसको करते थे ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी। इसमें इसके बाद हुआ शाह शुजा और रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों की संधि इस 1839, ये भी एक कारण थी। घटनाक्रम क्या था? तो ब्रिटेन ने शाह शुजा को अफगान में शासक बनाया तथा दोस्त मोहम्मद को गद्दी छोड़ने के लिए विवश कर दिया, जो कि अफगान का शासक था, तो उसको हटा दिया। अब ब्रिटेन 3 वर्षों तक अफगान में शांति बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके ब्रिटेन के लौटते ही पुनः दोस्त मोहम्मद ने गद्दी ले ली या छीन लिया। विलियम ब्राइडेन एकमात्र ब्रिटिश व्यक्ति था जो अफगान युद्ध के बाद भारत लौट पाया था। परिणामतः ऑकलैंड को गवर्नर जनरल पद से हटाकर ब्रिटेन बुला लिया गया। उसके बाद जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में कुशल निष्क्रियता की नीति अपनाई और इसके द्वारा युद्ध के बिना ही सीमा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। लीटन की प्राउड रिजर्व की नीति के तहत पड़ोसी देशों या राज्यों से वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा बनाने का प्रयास किया गया, ताकि भौगोलिक सीमा रहे तो उससे सीमा पहचानना जल्दी आसान होगा। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 के बीच। इसका कारण था कि शेर अली, जो कि अफगान शासक था, उसके द्वारा लीटन से संधि का प्रस्ताव को नहीं स्वीकारना, रूस के साथ अफगान का अधिक झुकाव होना, ये मुख्य कारण थे। घटनाक्रम क्या था? तो लीटन ने अफगान पर अभियान करवाया। उसके बाद शेर अली गद्दी छोड़कर भाग गया। परिणाम तो उसके पुत्र याकूब ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। संधि गंडमक की संधि
कहलाती है, जो कि 1879 में हुई। और डुरंड रेखा का इसके बाद निर्माण हुआ। डुरंड रेखा का निर्माण 1893 ईस्वी में हुआ। अफगानिस्तान व भारत के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया। वर्तमान में यह सीमा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अफगान पर बमबारी कर अंग्रेजों द्वारा युद्ध किया गया। ब्रिटेन में अफगानिस्तान पर तुर्की के समर्थन का आरोप लगाया। रावलपिंडी की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे अफगान एक स्वतंत्र राज्य रहा उसके बाद। ये था राजनीतिक नीति के अंतर्गत भूटान और नेपाल वर्मा और तिब्बत अफगानिस्तान के युद्ध कैसे किया गया। इसके बाद आता है स्थानीय राज्यों पर नियंत्रण, जो कि आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और हड़प नीति। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में।